इसलिए दौलतमंद नवाब और जागीरदार किस्म के लोग अपने हिफाजत के लिए पूरा बंदोबस्त करके रखा करते थे। डकैती और चोरी चकारी की वारदातें आम थी। गो के अंग्रेज का कानून बड़ा सख्त था, लेकिन उसके बावजूद डाकुओं का खतरा हर तरफ रहता। मैं और सरदार पूरी तरह से हवेली के अंदर हल्ला बोलने के लिए तैयार थे। हम दोनों ने दीवारों को जांचा, हमने कमंद लगाई, रस्सी फेंकी और फिर बारी बारी हवेली की दीवार पर चढ़ गए। दीवार पर चढ़ने के बाद हम हवेली की छत पर मौजूद थे। हवेली की दीवार चढ़ने पर हमें एहसास हुआ कि हवेली की दीवारें मुंडेर पर जाकर खत्म होती थीं और दूसरी तरफ छत था। उस छत पर कोई इधर उधर टहल रहा था। सबसे पहले मैं ही छत पर चढ़ा था, इसलिए मुझे यह एहसास हो गया था कि ऊपर मुंडेर है और हम छत पर पहुंच जाएंगे। मैंने मुंडेर से जरा सा सर ऊपर उठाकर देखा तो मुझे किसी का साया आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता हुआ दिखाई दिया। वो यकीनन कोई पहरेदार था जो इधर उधर टहल रहा था। मैंने सरदार को चौकन्ना कर दिया और फिर मैं बड़ी एहतियात के साथ मुंडेर के ऊपर चढ़कर किसी किस्म की आवाज पैदा किए बगैर दीवार के दूसरी तरफ उतर गया। छत पर उतरते ही मैं फौरन नीचे बैठ गया। मुंडेर के साथ साथ साए की वजह से अंधेरा था। हवेली का छत बहुत बड़ा था और वो साया हमें इधर उधर चलता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। मेरे पीछे ही सरदार भी मुंडेर पर चढ़कर छत पर उतर चुका था। मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि एक बंदूक उसके कंधे पर लटकी हुई थी। अगर हम यहां से बंदूक का निशाना लेकर फायर करते तो वो पहरेदार यकीनन हमारे हाथों मारा जाता, लेकिन इससे एक नुकसान ये होता, नीचे से हवेली वालों के जाग जाने का डर था। इसलिए मैंने सरदार के कान में सरगोशी की कि मैं इसे काबू करने की कोशिश करता हूं। सरदार कहने लगा, ठीक है, कोशिश करना कि उसकी आवाज ना निकले और उसे काबू में कर लो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ही आता हूं। फिर मैं दीवार के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मुंडेर के साथ लगा पहरेदार की तरफ रेंगने लगा। मुंडेर के साए में अंधेरा होने की वजह से उस पहरेदार की नजर आसानी से मुझ पर नहीं पड़ सकती थी, मगर मैं पूरी तरह होशियार था कि अगर जरा सी भी आहट होगी तो वो मुझ पर गोली चलाने में एक लम्हे की देर नहीं करेगा और उससे पहले मुझे उस पर जवाबी कार्रवाई करनी होगी। मैं रेंगता रेंगता उस पहरेदार के करीब पहुंच चुका था। वो एक बार इस तरफ आता और फिर उल्टे कदमों वापस लौट जाता, फिर वो सीढ़ियों तक जाता और फिर वापस आ जाता। इस बार वो टहलता टहलता सीढ़ियों की तरफ गया और जब वापस आया तो इतने फासले पर था कि मुझसे बहुत करीब था। वो सीढ़ियों से चक्कर लगाकर अभी अभी वापस आया था और मुझे अब पूरी तरह तैयार होकर उस पर हमला करना था कि अचानक सिरकते सिरकते मेरे पांव से कोई छोटा सा पत्थर टकराया और उस पत्थर के सिरकने की आवाज के साथ ही वो पहरेदार चौकन्ना हो गया। उसने कंधे से एकदम बंदूक उतारी और जोर से बोला, कौन है? बस अब चंद लम्हों का खेल था। अगर मैं उस पर झपटने में जरा सी भी देर करता तो वो मुझ पर फायर खोल देता और फिर मैंने उस पर छलांग लगा दी। वो राइफल सीधी करके मुझ पर फायर करना ही चाहता था, मगर इससे पहले ही मैंने उसका बंदूक वाला हाथ जोर से थाम लिया था और दूसरे हाथ का घेरा उसकी गर्दन के गिर्द डाल दिया। मेरे इस तरह अचानक छलांग लगाने से वो बदहवास हो गया। मैंने जिस तरह उसको काबू में किया था, फायर करना अब उसके लिए मुश्किल था। दूसरे बाजू से मैंने उसका गला जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया ताकि वो कोई आवाज ना निकाल सके और ना ही चीख चिल्लाकर नीचे वालों को अपनी मदद के लिए पुकार सके। वो मेरी गिरफ्त से अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इतने में सरदार भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। वो पहरेदार कमबख्त काफी हट्टा कट्टा और जोरावर था और सरदार को अंदाजा हो चुका था कि मैं उसे ज्यादा देर तक अपनी गिरफ्त में नहीं रख सकूंगा। इसलिए सरदार ने आगे बढ़कर उसे मुझसे अलहदा करने के लिए जैसे ही उस पर हल्ला बोला, अचानक उसके दूसरे हाथ से बंदूक का ट्रिगर दब गया और फायर हो गया, जो सीधा सरदार के सीने में जाकर लगा और सरदार, जो अचानक उस पर छलांग लगा चुका था, बंदूक के फायर से पीछे की तरफ धकेला गया। एक लम्हे के लिए जैसे मुझ पर सख्ता तारी हो गया। ये चंद ही लम्हों में क्या से क्या हो गया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि सरदार अचानक यूं उसके बंदूक से होने वाले फायर से मारा जाएगा। सरदार सीना पकड़े पकड़े वहीं गिर चुका था। खून से उसका सीना लिथड़ चुका था और वो आखिरी सांसें ले रहा था। सरदार का सीना बुरी तरह फट गया था। उसका बख्त पहरेदार की गोली का फायर सीधा सरदार के दिल वाली जगह पर जाकर लगा था, जिसने सरदार को चंद ही लम्हों के अंदर ढेर कर दिया था। एक लम्हे के लिए जैसे मेरा दिमाग माउफ हो गया था। मैंने निहायत वहशत के आलम में अपना हाथ जोर से उसके बंदूक वाले हाथ पर दे मारा।
बंदूक उसके हाथ से गिरकर परे जा गिरी और इस तरह मुझे उस पर वार करने का मौका मिल गया और मैंने उस पर अपनी राइफल सीधी करके धड़ाधड़ अनगिनत फायर कर दिए और इस तरह मैंने उसको मौत के घाट उतार डाला। लेकिन इतने ज्यादा फायरिंग होने की आवाज सुनकर नीचे से किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाजें आईं और फिर शोर मच गया। कौन है? क्या हुआ? पकड़ो, भागो, क्या हो गया? अचानक नीचे से शोर बुलंद हुआ। नीचे से मिली जुली आवाजें सुनाई दी और मैं समझ गया कि नीचे वालों को खबर हो गई है। अब मेरे लिए भागना बहुत दुश्वार था, लेकिन दोनों तरफ मेरे लिए मौत थी। अगर ना भागता तब भी मौत। नीचे खड़ा हुआ दलेर सिंह भी शायद चौकन्ना हो गया होगा, क्योंकि फायरिंग की आवाज तो उसने भी सुन ली होगी। मगर अब मुझे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो मौत मेरा मुकद्दर थी। सरदार तो मेरे देखते ही देखते मौत के घाट उतर चुका था और उस पहरेदार को भी मैंने मार डाला था। लिहाजा मैंने सरदार की लाश को वहीं छोड़ा और उल्टे कदमों उस तरफ भागा जहां मैंने कमंद फंसा रखी थी। मैं दौड़ता दौड़ता कमंद की रस्सी के करीब पहुंचा। फिर अचानक मैंने भागते हुए सीढ़ियों की तरफ नजर दौड़ाई तो किसी की परछाई मुझे दिखाई दी। यकीनन नीचे वाले अब ऊपर पहुंच चुके थे, मगर इतनी देर में मैं उस रस्सी के जरिए दीवार से नीचे उतर चुका था। रस्सी से तेजी से नीचे उतरते उतरते मैंने अपने घोड़े पर छलांग लगाई और चीख कर दलेर सिंह से कहा, दलेर सिंह फौरन भागो, सरदार मारा गया। मैंने चीख कर कहा और दलेर सिंह जो घोड़े पर तैयार बैठा था उसने मेरे साथ ही अपना घोड़ा भगा दिया। सरदार का घोड़ा भी बदहवासी के आलम में हमारे घोड़ों के पीछे पीछे भागने लगा। हम दोनों आंधी और तूफान की रफ्तार से अपने घोड़ों को भगाने लगे। हमें अपने पीछे फायरिंग की आवाज सुनाई दी। शायद उन लोगों ने हम पर गोलियां चला दी थी, मगर हम अपने घोड़ों को दाएं बाएं घुमाते हुए वहां से सरपट भगाते रहे। मौत साए की तरह हमारे पीछे लगी थी। हमें डर था कि हमें जरा सी भी देर हो गई तो हमारा पीछा किया जाएगा और वो हमें पकड़ लेंगे और किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम आंधी और तूफान की रफ्तार से वहां से घोड़े भगाते अपने गांव की तरफ दौड़ रहे थे और फिर हमने अपने ठिकाने पर पहुंचकर ही दम लिया। रहीम ने दरवाजा खोला और हम दोनों को देखकर चौंक उठा और पूछने लगा, सरदार कहाँ है? इतने में सरदार का खाली घोड़ा अंदर दाखिल हुआ। सरदार उस पर मौजूद नहीं था। मेरी आंखों में आंसू थे और दलेर सिंह का चेहरा भी धुआं धुआं हो रहा था। सरदार मारा गया रहीमे, मैंने कहा तो रहीमा एक लम्हे के लिए सकते में आ गया। चंद लम्हे तो रहीमे को समझ ही ना आई कि हम क्या कह रहे हैं। फिर जब उसके हवास बहाल हुए तो कहने लगा, ये तुम क्या कह रहे हो? रहीमे को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। मैं और दलेर सिंह वहीं फर्श पर बैठ गए। मैं सच कह रहा हूं, सरदार मारा गया। दलेर सिंह ने भी उसकी बात की तस्दीक की। हम तीनों वहीं बैठकर सरदार की इस नागहानी मौत पर आंसू बहाते रहे। सरदार की मौत जिस तरह अचानक हुई थी उससे हम तीनों के हौसले पस्त हो गए थे। हमें यकीन नहीं आता था कि आज सरदार हमारे दरमियान नहीं। हमसे ये मालूमात हासिल करने में चूक हो गई थी कि चंदनपुर के नाथूराम ने अपनी हवेली में मुसल्ला पहरेदार रखे होंगे और हमारा सरदार उनकी गोली का शिकार हो जाएगा। सरदार की मौत का कई दिन तक हम शोक मनाते रहे, लेकिन एक रोज रहीमा कहने लगा, सरदार की मौत का बहुत दुख है। सरदार हमारे भाइयों जैसा था, मगर दुनिया का एक असूल है कि दुनिया से जाने वाले के साथ मरा नहीं जाता। हमें सरदार के इस गिरोह को कायम रखना है, इस गिरोह को और मजबूत बनाना है। इसलिए हमें नए सिरे से अपना ये मिशन जारी रखना है और वारदातें करनी चाहिए। अब हमें अपने गिरोह में से किसी को सरदार मुंतखब कर लेना चाहिए। फिर हम तीनों की बाहमी रजामंदी से दलेर सिंह को हमारे गिरोह का नया सरदार मुकर्रर कर दिया गया। हम तीनों के दिल में सरदार की मौत का बेइंतहा दुख था। हम चंदनपुर के नाथूराम से सरदार की मौत का बदला लेने पर तुल गए, मगर एक ख्याल हमारे जहन में कुलबुला रहा था, वो ये कि सरदार की मौत नाथूराम की हवेली में हुई थी और सरदार की लाश वहां बरामद हो गई होगी और सरदार की लाश लामहला पुलिस की तहवील में चली गई होगी और डाकुओं के इस गिरोह की बाकी साथ कोई नहीं जाता। जिन लोगों ने उसको तलाश करने की कोशिश की वो तबाही का शिकार हो गए। ना बाबा ना, मैं तो इस काम में शरीक नहीं होगा। मैंने दलेर सिंह से कहा। वो भी हैरत भरी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। जान जोखों का काम है, सोच लो। ठीक है, अगर तुम लोग डरते हो तो फिर हम इस काम में नहीं पड़ेंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, डाके डालने के लिए दूसरी दुनिया थोड़ी है जो हम उस हवेली का रुख करें। रहीम ने कहा, हाँ ठीक है, तो फिर उस हवेली का ख्याल दिल से निकाल दो। वो दोनों इस बात पर मुत्तफिक थे,
मगर मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर मैं उस हवेली में जाकर उस खजाने को तलाश करूं तो कैसा रहेगा। यही सोचते सोचते मैंने अपने दिल में एक मंसूबा बना लिया। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे